Homonyms, homographs and homophones, they all are linguistic terms, या आप बच्चे इसे इंग्लिश लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजीज भी कह सकते हैं। और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड कॉमन एरर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज में ये फॉल करता है। और आपका ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो वर्ड्स को यूज़ करते समय और एरर ना करें। ओके? ये सारे वर्ड्स जो हैं बच्चे, पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया, ये सारे वर्ड्स प्रीफिक्स और सफिक्स के कॉम्बिनेशन है। आई शो यू हाउ। होमो, सारे वर्ड में जो होमो है ये ग्रीक ऑरिजिनेशन है जिसका मतलब ही होता है सेम। तो होमो का मतलब होता है सेम। होमोनिम्स में निम का मतलब होता है नेम, तो आप इसे सेम नेम कह सकते हैं। ये भी आपका ग्रीक ऑरिजिनेशन है। ग्राफ एक्चुअली ग्राफो से आया है, वो भी ग्रीक ऑरिजिनेशन है जिसका मतलब होता है टू राइट, तो आप इसे सेम राइटिंग भी कह सकते हैं। फोन भी ग्रीक ऑरिजिनेशन है जिसका मतलब होता है वॉइस और साउंड, तो आप इसे सेम साउंड भी कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग। मैं आपको इसके सारे नुआंसेस आपको बताऊंगा ताकि आप इसे यूज करते समय कंफ्यूज्ड ना हो और एरर ना करें। ओके? तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चे कि ये सारे लिंग्विस्टिक टर्म्स हैं और ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड कॉमन एरर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज में फॉल करता है। तो मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड कॉमन एरर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज पे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में वो भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है और ये आपके वोकैबुलरी और आपके प्रोनाउंसिएशन एनहांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके? सो बोथ द लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्पीच और आपके राइटिंग में ये बहुत आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स लर्न वन एट अ टाइम। होमोनिम्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बच्चे। देखो, एक चीज आपका जानना जरूरी है कि डेफिनेशन जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है? ये मैं टेक अवे में मैंने ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है, द की टेक अवे, बट मैं आपको फिर भी अभी बता देता हूं कि इनको, इनकी डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि होमोनिम्स में होमोग्राफ्स भी फॉल करते हैं, होमोफोन्स भी फॉल करते हैं और इसमें नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। तो इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसे इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, आप बेशक आप इसके टर्म्स को, आप इसके टर्मिनोलॉजी को याद ना रखें, बट वर्ड के स्पेलिंग को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को और इसके कॉन्टेक्स्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। ओके? सो जैसा मैंने मेंशन किया है कि द डेफिनेशंस कैन बी कंफ्यूजिंग, सो आई वांट टू क्लैरिफाई 3 थिंग्स हियर। द फर्स्ट वन इज होमोनिम इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स बोथ। जैसा मैंने बताया, होमोग्राफ्स भी इसमें आएगा और होमोफोन्स भी आएगा। होमोग्राफ्स जनरली आप स्पेलिंग पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे, होमोफोन्स में सबसे ज़्यादा आप ध्यान देंगे साउंड पे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ स्पेलिंग पे और साउंड पे ध्यान देंगे। आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक वर्ड को हम बहुत तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं और उसे ही हम कहते हैं कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में इसे यूज़ किया है। ओके? सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। सो द फर्स्ट वन इज होमोनिम्स। होमोनिम्स हम उसे कहते हैं, जैसे कहा कि सेम नेम है, वो वर्ड्स जो सेम साउंड करेंगे, साउंड द सेम, वर्ड्स दैट साउंड द सेम और मे नॉट बी स्पेल द सेम। ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि उसके स्पेलिंग एक हो सकती है, सेम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, बट उनके साउंड हमेशा सेम रहेंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनके मीनिंग्स भी हमेशा डिफरेंट रहेंगे। ओके? साउंड सेम रहेगा और मीनिंग्स डिफरेंट होंगे। स्पेलिंग एक हो सकता है, सेम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल सिखाता हूं, उससे आप ज़्यादा समझेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक डिक्शनरी ऑनलाइन होनी चाहिए ताकि आप उसके प्रोनाउंसिएशन को भी आप सुन पाओ और आपको उसके डिफरेंसेस भी समझ में आए। तो मैं अक्सर आपको ये बोलता हूँ कि यह dictionary.cambridge.org, ये ऑथेंटिक ऑनलाइन डिक्शनरी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे? First, look at the words that sound the same with different spellings and different meanings. Okay? तो ये examples है, तो आप इसे
आप अभी भी कर सकते हैं, या ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसके बाद आप सारे वर्ड्स को इस ऑनलाइन डिक्शनरी को ओपन करके आप एक एक वर्ड को उसमें फीड करके आप उसके डिफरेंसेस देख सकते हैं। ओके, ये वर्ड जो है हियर और हियर आर होमोनिम्स। क्यों? आप देखो इसमें कंफ्यूज्ड हो सकते हो। अगर मैंने कहा कैन यू कम हियर एंड हियर, तो अगर मैं यहां तक बोलूं कैन यू कम हियर, ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले समझना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है। HERE की प्रोनाउंसिएशन और HEAR की प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है, बट इनके कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। तो ये आपको समझना है कि कॉन्टेक्स्ट इन सारे टर्म्स में, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स और होमोफोन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मीनिंग्स, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना। ओके, सो कैन यू कम हियर एंड हियर, हियर और हियर की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी। आप यहां देखें दोनों की स्पेलिंग अलग है, बट इनके सेम साउंड है और दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है। उसी तरीके से नो और नो, NO और KNOW दोनों की प्रोनाउंसिएशन सही है। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, नो आई डोंट वांट यू टू नो। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सही है, बट दोनों के मीनिंग अलग हैं। आप इसमें देखो, एक है मेल MAIL और एक है MALE, तो दोनों के स्पेलिंग अलग हैं, दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग हैं, बट इनके प्रोनाउंसिएशन एक हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड ही सेंट अ मेल नॉट मेल। थोड़ा ह्यूमर में मैंने इसे लिखने की कोशिश की है, तो ये मिस्टेक हो सकता है आपके राइटिंग में कि आप लिखना कुछ और चाह रहे हो बट आपने कुछ और कर दिया, क्योंकि उसके प्रोनाउंसिएशन एक हैं और इसी में लोग जनरली एरर करते हैं। ओके, आप इसे देखो, साइट और साइट दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक है, डिफरेंट स्पेलिंग है और डिफरेंट मीनिंग है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट एट द साइट, नज़ारा हम जिसे कहते हैं, साइट एक आपका एक लोकेशन होता है, तो आपने क्या बोला, इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट एट द साइट। ये साइट और ये साइट में डिफरेंस है और इसे ही हम क्या कहते हैं, होमोनिम्स। इसीलिए आप हमेशा सबसे ज्यादा आप क्या देखेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को, यानी कि मीनिंग को। ओके, ये देखो, ये बहुत कॉमन है, फ्लावर, इसे हम फ्लावर भी कहते हैं, इसे फ्लावर भी कहते हैं। FLOUR की प्रोनाउंसिएशन दो होती है, इसे बहुत लोग फ्लावर भी कहते हैं और फ्लावर भी कहते हैं, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। क्योंकि इसे फ्लावर भी कहा जाता है तो ये इस वर्ड के साथ कंफ्यूज्ड हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वन मोर टाइम कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग फ्लावर नॉट फ्लावर। ओके, नाउ यू गॉट इट, कि मैंने आपको क्या लाने बोला और आप क्या लेकर आए, क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि मेरी नीड क्या है, मैं किस चीज की नीड में हूं। तो आप सबसे अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको उसके मीनिंग को और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। नाउ लुक एट द वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम एंड साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, इसी में होमोनिम्स में ही है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो स्पेलिंग डिफरेंट के हमने एग्जांपल्स देखे, अब हम सेम स्पेलिंग के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और डिफरेंट मीनिंग देखेंगे। तो बेयर, BEAR, इसकी प्रोनाउंसिएशन है बेयर। आई कैन नॉट बेयर टू सी अ बेयर। ठीक है, आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूं, एक हो गया आपका यहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट, और ये बेयर एक्चुअली एन एनिमल। ओके, तो मैं नहीं देख सकता क्योंकि मुझे डर लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये बेयर यूज कर रहे हो। ये भी होमोनिम्स है, यहां पे स्पेलिंग सेम है, इसके मीनिंग अलग हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन सही है। सो सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। इसे देखो, वेल, he fell into the well so he is not well। आपको पता है आप किस वेल की कहां पे आप बात कर रहे हो, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में आपको यूज करना है। ये राइट जो है, आप देखो, मेक श्योर यू टेक अ राइट टर्न। अगर आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हो, कोई एड्रेस बता रहे हो आप, तो राइट स्टोर, तो यहाँ पे राइट जो है, जो स्टोर के लिए यूज हुआ है, ये अलग कॉन्टेक्स्ट है, और यहाँ पे जो आपने राइट टर्न बोला है, ये अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो सेम स्पेलिंग है, डिफरेंट मीनिंग्स है, बट सेम प्रोनाउंसिएशन है। ओके, नाउ वी लुक एट होमोग्राफ्स। जैसा मैंने बताया कि आप इसे कह सकते हैं क्या, सेम राइटिंग। ओके, होमोग्राफ्स वो वर्ड्स हैं जिनके हम स्पेलिंग सेम करते हैं, बट मे और मे नॉट साउंड द सेम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, बट ये हमेशा आपको ध्यान रखना है।
ओके ये आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, स्पेलिंग सेम होगी और डिफरेंट मीनिंग्स होगी, तो इसे हम होमोग्राफ्स कहते हैं। ओके और इसके कुछ आपको एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, एंड दैट्स ओके कि होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स सारे एक हैं, तो मैं इनके डिफरेंसेस क्यों जानूं, मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ये जानो कि द मीनिंग ऑफ अ होमोग्राफ इज एस्टैब्लिश्ड बाय इट्स कॉन्टेक्स्ट। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। आपको इसमें सबसे ज़्यादा, आप सब में, होमोफोन्स में, होमोग्राफ्स में, होमोनिम्स में, सब में आप कॉन्टेक्स्ट तो देखेंगे ही देखेंगे, वो डिफरेंट होता ही है, लेकिन होमोग्राफ्स में सबसे ज़्यादा आप उसके मीनिंग पर आप उसको ध्यान देंगे। सो आप एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एक वर्ड है एम, सेम प्रोनाउंसिएशन है। एक एम है नाउन, एज अ नाउन यूज हुआ है, और इसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूं तो ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और गोल है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एम इज टू इम्प्रूव इंग्लिश। अब आपको पता है कि आपने इसे एज अ नाउन यूज किया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप उसे एज अ नाउन यूज करते हैं, एज अ वर्ब यूज करते हैं, या एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में, आप अपनी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको यही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपने एज अ नाउन यूज़ किया है, वर्ब यूज़ किया है, एडजेक्टिव यूज़ किया, यानी कि वर्ड टाइप्स में आप कौन सा यूज़ करो और कहाँ वो यूज़ होगा आपके स्पीच और राइटिंग में। तो एम जो है वो नाउन भी है और एम जो है वो वर्ब भी है। तो जब ये एक ही वर्ड, जब दो वर्ड टाइप के होते हैं, राइट, तो उनके यूसेज अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इस तरीके से इसको यहां यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या होता है, इस एम का मतलब होता है एज अ वर्ब टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट इन अ राइट डायरेक्शन। और इसके एग्जांपल आप देखो, यू गॉट टू एम केयरफुली टू हिट इट। तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट अलग है, यहां पर अब एम जो है वो वर्ब फंक्शन कर रहा है, वहां पे जो एम है इसके ऊपर, ये यहां पे फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन। तो एम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों है, वर्ब भी है और नाउन भी है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूं। देखो इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होगी, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। इसे हम कहते हैं, ये सेम स्पेलिंग है बट ये सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होगा, तो इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, वो सेम प्रोनाउंसिएशन थी, एम का प्रोनाउंसिएशन सेम है, देखो इसकी स्पेलिंग सही है बट इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। जब आप ये एड्रेस बोलते हैं तो ये नाउन हो जाता है, तो आपके प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत कुछ ज़्यादा डिसाइड होता है कि आपने एज अ नाउन बोला है या एज अ वर्ब बोला है। तो एड्रेस है, ओके अगर आपने एड्रेस बोला है तो ये नाउन है, जिसका मतलब होता है द प्रिसाइज लोकेशन, होम और ऑफिस के लिए हम यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर एड्रेस। अब यही एड्रेस, सेम स्पेलिंग, यहां पे एज अ वर्ब यूज हुआ है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, तो हम इसे एड्रेस नहीं बोलेंगे, हम इसे हमेशा बोलेंगे एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस। ओके, तो इसका मतलब होता है टू एक्नॉलेज एंड स्पीक टू अ मैटर। सो प्लीज एड्रेस हर कंसर्न एज सुन एज पॉसिबल और एसएप। ओके, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एज अ नाउन यूज कर रहे हैं और एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, और आपको ये भी देखना है कि एज अ नाउन उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी और एज अ वर्ब उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। वन मोर एग्जाम्पल, ये भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, इसके कॉन्टेक्स्ट अलग है, एक नाउन यूज हो रहा है और एक वर्ब यूज हो रहा है। तो एज अ नाउन अगर मुझे यूज करना है इसकी, तो कैपिटल नाउन का मतलब क्या होता है कि अ सिटी दैट इज द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, फॉर एग्जांपल, पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। तो आपको पता है कि इस कैपिटल को जो आपने यूज किया है वो एज अ नाउन यूज किया है। अब आप देखिए, आप कैपिटल को एज अ वर्ब भी यूज कर, सॉरी, एज एन एडजेक्टिव, सॉरी अबाउट दैट, यहाँ पर कैपिटल जो है वो एडजेक्टिव है, तो आप इसे एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि एक वर्ड नाउन भी हो सकता है, एक वर्ड वर्ब भी हो सकता है और एक वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। सो कैपिटल क्या है, यहाँ पर एज अ नाउन यूज किया है मैंने, और यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव में आप इसे कैसे यूज करेंगे। अगर आपने एज एन एडजेक्टिव यूज किया तो इसका मतलब है रिफर्स टू एन अपर केस फॉर्म ऑफ अ लेटर।
यानी कि वो मॉडिफाई करने बोल रहा है उस लेटर को। और एडजेक्टिव का मतलब यही होता है कि आप उसे कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो उसका मतलब भी होता है। तो लेकिन जब आप उसे यूज कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं कि अपर केस आप यूज करो, तो यहां पर जो कैपिटल है ये एज अ नाउन यूज नहीं हुआ है, ये यहां पे यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। द कैपिटल लेटर इज दिस, नॉट दिस। ओके, तो यहां पे कैपिटल क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। Some more examples. Now, homophones. Homophones again ये वो words हैं that are pronounced the same way but have different meanings. Okay? Homophones वो words हैं जिसकी pronunciation same रहेगी but उनके different meanings होंगे. Okay? Sometimes they are spelled the same, sometimes, and sometimes they are spelled differently. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. Okay? तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप, ये सारे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एक है, TO2, TWO2, TOO2, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट इसका कॉन्टेक्स्ट, सो सब में आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर आप प्रोनाउंसिएशन है तो, लेकिन ये किस वर्ड टाइप में फॉल कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है टू वो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो आपको पता है कि आप कौन सा टू यूज करेंगे। आप ये टू नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, ये टू नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो आप टू यूज कर रहे हैं वो प्रीपोजिशन होना चाहिए। टू द नंबर टू, यू नो दैट ऑलरेडी। एग्जाम्पल, आई हैव टू कैट्स, तो यहां पर आप इन दोनों में से कुछ और यूज ना करके आप ये वाला टू यूज करेंगे, सेम प्रोनाउंसिएशन है बट इसके कॉन्टेक्स्ट अलग है। नाउ इस टू में मीनिंग ऑल्सो, इसका मतलब ऑल्सो भी होता है और एक्सेसिवली भी होता है। आई वॉन्ट टू गो टू, आप यहां पे देखो ये टू और ये टू में कितना फर्क है। आपने इसका सिनोनिम यूज किया है, आप ऑल्सो भी बोल सकते थे, लेकिन आपने यहां पे क्या यूज किया है, टू। तो इस टू में और इस टू में बहुत फर्क है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना। मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूं। जैसे इन तीनों में बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। क्यों कंफ्यूज्ड होते हैं? क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन एक है, इनका कॉन्टेक्स्ट तीनों का बिल्कुल अलग है। और ये कैसे डिसाइड करता है कि वो अलग है? आपके सेंटेंस, आपको कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। मैं बोलूं देर, तो आप बोल सकते हो कि सर आपने ये बोला, आपने ये बोला, पर मैंने ये बोला, मैंने कंट्रैक्टेड फॉर्म में बोला। मैंने आपको कंट्रैक्शंस पढ़ाया बच्चे कि कैसे हम कंट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो अगर मैंने इसे कंट्रैक्ट किया है तो मैं इसे कंट्रैक्टेड फॉर्म में ही बोलूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देर। ओके, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, दे आर। तो इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है, बट सॉरी, इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनके कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये देर जो है ये पॉसेसिव फॉर्म है किसका, सॉरी अबाउट दैट, दे का। ये देर जो है ये एक प्लेस को आप रेफर करते हो, और ये देर जो है ये एक्चुअली कंट्रैक्टेड फॉर्म है किसका, दे आर का। तो आपने इसे कैसे यूज किया, देयर हाउस इज बिग, देयर हाउस इज बिग, आप इसे भी देर बोलोगे। द बुक इज ओवर देयर, ओके, और आप इसे भी देयर बोलोगे। देयर गोइंग टू द पार्क, तो आप इसमें कंफ्यूज्ड ना हो, तो इसलिए अगेन एंड अगेन आपको उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ के वर्ड आपको यूज करना है। ओके, और इसी में लोग, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉमन एरर्स। देखो ये भी एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले भी दिया था, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको यहां पर और अच्छे तरीके से बता देता हूं। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने बताई बच्चे, इसकी फ्लावर भी होती है और फ्लावर भी होती है, तो ये दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम एक होगी, बट इसके कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। ये फ्लावर जो है वो बेकिंग में यूज होता है, अगर आप केक बना रहे हो या कोई भी आप आइटम अपने घर पे बना रहे हो, तो उसके लिए, सो आई नीड फ्लावर फॉर द केक, मैंने आपको बताया था वहां पे, आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग फ्लावर बट यू ब्रॉट वॉट फ्लावर। तो वो फ्लावर जो है और ये फ्लावर में बहुत डिफरेंसेस है, इनके प्रोनाउंसिएशन एक है बट आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है। तो यहां पर आप कॉमन एरर कर सकते हैं कि आप इसमें फ्लावर FLOWER यूज कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है, तो आप वो नहीं लाएंगे। आप देखो इस फ्लावर का मतलब क्या है, यू नो दैट ऑलरेडी, अ ब्लूमिंग प्लांट, दैट फ्लावर इज ब्यूटिफुल।
ओके और किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं, यहां पे FLOUR नहीं होगा क्योंकि इसके कॉन्टेक्स्ट को आप देखो, आप सेंटेंस से भी आप कॉन्टेक्स्ट को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। ये भी एक कॉमन एग्जाम्पल है, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीस, PEACE एंड PIECE, इनकी प्रोनाउंसिएशन एक होती है बट इनके कॉन्टेक्स्ट हमेशा अलग है। इस पीस का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, कामनेस एंड फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल है आई होप फॉर पीस इन द वर्ल्ड, तो आप इस पीस में इस पीस का नहीं यूज कर सकते क्योंकि आपको क्या पता है, कॉन्टेक्स्ट पता है। प्रोनाउंसिएशन एक हो सकती है बट कॉन्टेक्स्ट सब में डिफरेंट है। ओके सो इस पीस का मतलब क्या है, अ पोर्शन ऑफ समथिंग। ओके सो कैन आई हैव अ पीस ऑफ चॉकलेट, अब इस पीस में आप ये यूज नहीं कर सकते। इसी को हम कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन एक हो सकती है, ओके स्पेलिंग एक हो सकती है, बट आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है बच्चे, उसके कॉन्टेक्स्ट को, यानी कि उसके मीनिंग को। ओके एक और एग्जाम्पल देखो आप, इसमें सेम प्रोनाउंसिएशन है, इसमें बहुत लोग एरर करते हैं। एक नाइट है के से और एक नाइट है, ये नाइट आप जानते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन, इसमें के साइलेंट है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक है। बस आपको इस नाइट का मतलब पता होना चाहिए और आप सेंटेंस के पैटर्न से भी, उसके कॉन्टेक्स्ट से भी पता लगा सकते हैं कि किस नाइट के बारे में बात हो रहा है। आप इस नाइट के बारे में बात कर रहे हैं या इस नाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसे एग्जामिनेशन में आपके पास ये आ सकता है, स्पॉट द कॉमन एरर इन द बिलो सेंटेंसेस। तो आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या होता है, मैन ऑफ हाई रैंक हु वाज ट्रेन टू फाइट एज अ सोल्जर ऑन अ हॉर्स, ये आपके लिए जाना जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल है द नाइट फॉट ब्रेवली, तो आपको पता है कि मैं इस नाइट की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस नाइट की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्टेक्स्ट समझना है। इस नाइट का आपको पता है कि द टाइम ऑफ अ डे व्हेन इट इज डार्क यूजुअली आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो इस अगर मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है इसे, द स्टार्स अपीयर एट नाइट, तो आपको पता है कि मैं इस नाइट की बात कर रहा हूं, इस नाइट की बात नहीं कर रहा। तो अगेन एंड अगेन कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, ठीक है, हाँ स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जानना जरूरी, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो। ओके और जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, कि इनमें आप भी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, परहैप्स मैं भी कंफ्यूज्ड हो जाता हूं क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसा किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया है कि होमोनिम्स में होमोग्राफ्स भी आएगा, होमोफोन्स भी आएगा, तो इनकी क्लासिफिकेशन अलग क्यों है। ओके तो आप उतना डेप्थ में मत जाओ, आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जानना, कि उनके स्पेलिंग अलग होंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग या सेम हो सकती है, तो उनके कॉन्टेक्स्ट अलग होंगे। तो सबसे ज्यादा जो आप ध्यान देंगे उसके कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देंगे, यस प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग पर तो आप ध्यान देंगे ही देंगे। ओके तो इसलिए होमोनिम्स आप भूल सकते हैं, होमोग्राफ्स आप भूल सकते हैं, ये टर्मिनोलॉजी, होमोफोन्स आप भूल सकते हैं, बट आप ये कभी मत भूलना कि मुझे क्या अपने सेंटेंसेस में, यानी कि अपने स्पीच में, अपने राइटिंग में मुझे सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना है, अपने स्पेलिंग को, अपनी प्रोनाउंसिएशन को। और इन दोनों से, मैंने कहता कि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन दोनों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट। ओके तो कॉन्टेक्स्ट पे आप हमेशा ध्यान देंगे। ओके तो इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। अ लॉट ऑफ पीपल may agree with me, maybe they're not. Sometimes even native English speakers find it difficult to make a distinction among what, कि ये homonyms है, homographs है या homophones है. So it is absolutely right if you don't get them right, even if you have tried a lot. आपने बहुत ट्राई किया तभी भी आपको confusion हो रहा है, it's absolutely okay, क्योंकि आपका गोल होना चाहिए सही से लिखना और सही से बोलना। ओके यानी कि आपके स्पीच और अपने राइटिंग को आप सही करो। आप लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी आप भूल सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। ओके तो आप एज अ सब्जेक्ट आप इसे ना पढ़ के, आप एज अ लैंग्वेज अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ आपके एग्जामिनेशन में अगर ऐसा कुछ आए तो दैट्स ओके, जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो तो अपने टीचर से भी आप ऐसा पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सारे वर्ड्स को होमोनिम्स कह सकते हैं एंड दैट्स ओके, क्योंकि होमोनिम्स में होमोग्राफ्स और होमोफोन्स दोनों फॉल करते हैं। सो गो अहेड एंड आस्क योर टीचर, दैट्स ओके, आई कैन गो अहेड एंड फाइंड एंड स्पॉट द होमोनिम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स, बट व्हाट इफ आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट, व्हाई, बिकॉज कि ये सारे, इनकी क्लासिफिकेशन अलग तो है बट ये सारे एक में फॉल करते हैं।
सो दैट्स ओके, आप इसके टर्मिनोलॉजीज को आप जानो या ना जानो, दैट्स ओके, बट आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी स्पेलिंग और आपका कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव करना चाहिए। ओके, तो आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसके ये पढ़ाने का सबसे बड़ा मेरा रीज़न आपका ये था कि ये आपको क्या हेल्प करेगा आपके स्पेलिंग में, आपके वोकैबुलरी में और आपकी प्रोनाउंसिएशन में। तो जो ऑनलाइन डिक्शनरी जो मैंने आपको एज अ रेफरेंस दिया है, dictionary.cambridge.org, आप उस वेबसाइट पे जाएं। आप सारे कहीं पर अगर आप कंफ्यूज नहीं भी हैं तब भी उस वर्ड को आप उसमें फीड करें। आप देखें कि एक ही वर्ड दो तरीके से यूज हो सकता है, यानी कि 3 तरीके से भी यूज हो सकता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना है कि जब एक तरीके से आप ज़्यादा देखेंगे, जब एक वर्ड एक से ज़्यादा तरीके से यानी कि एक से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है ना, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा डिफरेंट होती है। तो प्लीज़ गो अहेड और उस ऑनलाइन डिक्शनरी में जितने भी आपके वर्ड्स हैं डेली कॉन्वर्सेशंस में राइटिंग में यूज़ करते हैं, आप उसे उसमें फीड करके देखें, आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा। तो आपको इसमें आपको ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना, ये भी मैंने मेंशन किया है द की टेक अवे में। Don't stress too much about understanding their distinction. Just focus on the spelling, context, and pronunciation right, and everything will be all right. Okay, so get this language right, and everything will be all right. I thank you so much for your patience and time. If you still have any confusion, any doubts, you can write in the comment box. I'll certainly respond. Thank you. Have a good time.